वर्क एनर्जी पावर के सम अब बनेंगे मस्त और फन, न्यूमेरिकल्स होंगे इजीली सॉल्व, फिजिक्स का मिस्ट्री होगा डिसॉल्व। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 फिजिक्स वर्क एनर्जी पावर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो। ये वन शॉट वीडियो नहीं है क्योंकि इस लेसन के एक्सरसाइज में है ढेर सारे क्वेश्चंस, इसीलिए इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ पहला पार्ट जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे और हमेशा की तरह सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने के साथ साथ उनके छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक रिकैप भी लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको स्टडी टिप्स देती रहूंगी, साथ ही साथ आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और तो और मैं आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के अप्रोच पर एक स्पेशल एम्फोसिस डालूंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हो और इस पूरे वीडियो के दौरान हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करते हो तो यूं समझ लो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का जो ये डर है ना वो बहुत दूर भाग जाएगा। और हमेशा की तरह अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो तो कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ और शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस लेसन के अंदर कुल मिला के टोटल 23 क्वेश्चंस है जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। The sign of work done by a force on a body is important to understand. Indeed, state carefully if the following quantities are positive or negative. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज दी हुई हैं, हमें यह बताना है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो सबसे पहला है वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। अब देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उन सब में वर्क डन की बात की जा रही है, बट उससे पहले एक बार ये तो देख ले फटाक से कि भाई वर्क डन एक्चुअली में होता क्या है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। वेल, वर्क डन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दो चीजों पे डिपेंड करती है। कौन सी दो चीजों से रिलेटेड होती है वर्क डन? एक तो फोर्स और दूसरा उस फोर्स की वजह से होने वाला डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास ये टॉय कार है, इस पर मैंने लगाया फोर्स, मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये डिस्प्लेस हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसकी पोजीशन चेंज हुई, राइट? तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों पे डिपेंड करता है वर्क डन। सो मैथमेटिकली वर्क डन जो है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे हम लिखते हैं एफ डॉट डी, जिसे ब्रेक डाउन करके हम लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक, ये बात तो सबको पता ही है। अच्छा, अब यहां से हम ये देखते हैं कि भाई वर्क डन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो कौन सी सिचुएशन में वर्क डन होता है पॉजिटिव? अगर मैथमेटिकली बात करें तो भाई जब जब कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तब तक वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब रहती है? ट्रिग्नोमेट्री याद कर लो थोड़ा सा, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होती है। कॉस 0 होता है 1, cos 90 होता है 0, राइट? तो इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो cos थीटा होता है पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन होता है पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। ऐसा कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के बीच में लाई करती हो। अब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो भाई यहां तक तो कहानी समझ में आ गई कि भाई वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन नेगेटिव कौन सी सिचुएशन में होती है। तो चलो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो पहले पार्ट में पूछा गया है वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल
बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। सो कुएं के अंदर एक बाल्टी है, बाल्टी में एक रोप रस्सी लगी हुई है और उस रस्सी से कोई यूं करके बकेट को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो अब बड़े ध्यान से देखो कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, यूं ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, बिल्कुल। बाल्टी किस डायरेक्शन में मूव हो रही है यार, वो भी तो ऊपर की तरफ ही आ रही है, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव है। पार्ट बी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। अब सिनेरियो मान लो यही है जहां पर ये आदमी जो है रस्सी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, बकेट ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन यहां पर पूछा गया है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वो आदमी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा फोर्स इंपॉर्टेंट है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस बकेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो भाई हमेशा ही सबको अपनी तरफ खींचता है, नीचे की तरफ खींचता है। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ, लेकिन बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब वर्क डन क्या है? नेगेटिव है। अब देखते हैं पार्ट सी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब हमारे पास एक बॉडी है जो एक इंक्लाइंड प्लेन से यूं स्लाइड कर रही है। पूछा क्या गया है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज करता है, मतलब जिस डायरेक्शन में भी बॉडी मूव कर रहा है ना, वो उसको पीछे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब इस सिचुएशन में बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, सो वर्क डन इज नेगेटिव अगेन। अब देखते हैं पार्ट डी, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जो कि रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस रफ का मतलब है उसमें फ्रिक्शन भी है, लेकिन वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। हमें वर्क डन कौन से फोर्स की वजह से निकालना है? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, मतलब जो फोर्स अप्लाई किया गया है। अब कोई फोर्स अप्लाई किया गया है तभी तो वो बॉडी मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में, इवन दो वो रफ प्लेन है, यानी कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, बट उसके बावजूद भी वो बॉडी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो सेम है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया होता, पूछा नहीं गया है, बट अगर ऐसा पूछा गया होता कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, तो क्या होता? तो वो नेगेटिव होता, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो यानी कि उस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव होता। और फाइनली देखते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, जो कि है वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, इसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आता है। यहां पूछा गया है कि भाई इस पेंडुलम को बीच में मीन पोजीशन में लाने तक में रेजिस्टिव फोर्स जो वर्क डन कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स मतलब जो फोर्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब ये फोर्स क्या कर रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है। तो यानी कि पेंडुलम का जो बॉब है वो जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, रेजिस्टिव फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि वर्क डन नेगेटिव है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नॉट एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड, इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत है, इसीलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये सेंटेंस पता नहीं मुझे कितनी बार बोलना पड़ता है एक वीडियो के अंदर, बट एक ही बार में क्लैरिफाई करती हूँ कि यार फिजिक्स के न्यूमेरिकल वीडियोस सिर्फ देख के काम नहीं बनेगा, मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन ऑन अ टेबल विथ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1। ठीक है भाई, एक टेबल के ऊपर एक मास रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं भी अपना सिंपल सा डायग्राम बना लेती हूँ कि लेट अस से कि ये हमारा मास है। ठीक है, इसका मास कितना है? इस बॉडी का मास है 2 kg। ठीक है, इनिशियली ये रेस्ट पर है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। ठीक है, लेकिन उसके बाद
देयर इज एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, ठीक है। तो लेट अस से कि इसके ऊपर इस तरीके से इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया गया और ये अप्लाइड फोर्स कितना है, 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। और ये फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो बॉडी है ये क्या करने लग गया, ये मूव करने लग गया, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये जो स्टेबल पर है, इस टेबल का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1। अब हमें क्या पता है भाई, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का कोफिशिएंट दिया हुआ है जिसको हम जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है इसीलिए म्यू के लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशन है, एक ऑब्जेक्ट है, पहले रेस्ट पर था, एक फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स अप्लाई करने से वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, ठीक है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे कि भाई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, क्योंकि एक अप्लाइड फोर्स है इस डायरेक्शन में 7 न्यूटन का, एक फ्रिक्शन का फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आप मुझे बताओ नेट फोर्स कितना होगा, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन का फोर्स उस फोर्स को अपोज करता हुआ है, राइट। इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे फ्रिक्शन का फोर्स, वही नेट फोर्स हो जाएगा। मतलब आगे की तरफ अगर वो 10 कदम आगे जा रहा है तो उसको 5 कदम पीछे लेके आ रहा है फ्रिक्शन का फोर्स, ऐसे समझो। तो नेट नेट वो कितने कदम आगे गया, 10 - 5, तो नेट नेट फोर्स इस पे कितना लगा, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब अप्लाइड फोर्स की तो वैल्यू दी हुई है 7 न्यूटन। फ्रिक्शन का फोर्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है फ्रिक्शन का फोर्स होता है म्यू इनटू एन, दैट इज नॉर्मल फोर्स, राइट। ये होता है, ये हमने फ्रिक्शन के बेसिक नॉलेज से हमें पता है, ठीक है। अब आप पूछोगे ये नॉर्मल फोर्स क्या है मैम, अब भाई इतना तो हमें पता है ये फ्री बॉडी डायग्राम से कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, राइट, इसका जो वेट है। अब ठीक इसी के ऊपर की तरफ एक्ट करेगा इसका नॉर्मल फोर्स, राइट। तो इसका मतलब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस देखें तो हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल इज एक्चुअली इक्वल टू mg, है ना, नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस म्यू के की वैल्यू दी हुई है 0.1 इंटू एन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी, राइट। अब m की वैल्यू है 2 kg और g की वैल्यू है 9.8, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5.04 न्यूटन, यानी कि ये हमारा नेट फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है कि क्या पूछा गया है, उसके पहले ही आपने नेट फोर्स निकाल लिया। नेट फोर्स इसलिए निकाला क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है, तो मुझे पता है कि जो चीजें निकालनी है ना उसके लिए हमें नेट फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो भाई चलो सबसे पहले साइड में हमने ये निकाल के रख लिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन निकालना क्या है, कंप्यूट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स। जब भी वर्क डन निकालना हो बच्चों ध्यान से पढ़ना कि कौन से फोर्स का वर्क डन निकालना है। यहां पर कौन से फोर्स का वर्क डन निकालना है, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स यहां पर क्या है, F, जो फोर्स अप्लाई किया गया है कैपिटल F है वो, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, कैपिटल F लिख देती हूं तो समझ में आ जाएगा कि अप्लाइड फोर्स वाला वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई। तो यहां पर देखो फोर्स कौन सा वाला फोर्स हो जाएगा, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि मैम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो यहां दी हुई ही नहीं है, लेकिन ये सोचो कि क्या तुम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। अब ये अप्लाइड फोर्स तो हमें पता है, अप्लाइड फोर्स कितना है 7 न्यूटन, तो इसकी वैल्यू तो 7 है, बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, चलो वो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। एकदम धीरे धीरे आराम से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सोचो ये दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, कितने टाइम के बाद वर्क डन निकालना है वो भी दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, राइट। कुछ कुछ चीजें तो दी हुई हैं। क्या एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेल एक्सेलरेशन दिया तो नहीं है पर निकाल सकते हैं क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी कि एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन m से,
राइट। तो ये चीजें हमारे पास दी हुई है, जैसे t की वैल्यू 10 सेकेंड है, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन दी हुई है। अब ये सब कुछ को सोचते हुए लग रहा है कि यार काइनेमैटिक्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, है ना। हमें क्या पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो भाई हमने पढ़ ही रखा है काइनेमैटिक्स में, तो चलो इसी का यूज किया जाए। अब u की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म जो है ये हो जाएगा 0, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू a की जगह हम लिख सकते हैं f अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं कि भाई हमारा ये जो मास है ये कितना डिस्प्लेस किया, राइट तो उस इक्वेशन में जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो फोर्स कौन सा वाला होगा, अप्लाइड फोर्स होगा कि नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा। क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, जब हम ये बता रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कितनी दूर चलेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो भाई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट जो कर रहा है सिर्फ अप्लाइड फोर्स थोड़ी है, नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शन भी तो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है ना। तो यानी कि यहां पर जब हम F कंसिडर करेंगे हम नेट फोर्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल जाएगी 1/2 इंटू एफ नेट की वैल्यू थी 5.04 डिवाइडेड बाय मास है 2 kgs इंटू टी यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, सो 10 इंटू 10। तो यहाँ से हम नोटिस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आ जाती है 126 मीटर्स, ठीक है। तो ये था हमारा अगला पड़ाव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो अब यहां पर क्या निकालना था, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि सिर्फ अप्लाइड फोर्स का वर्क डन बताओ, नेट फोर्स से मेरे को मतलब नहीं है, सिर्फ अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना वर्क डन है। इसीलिए यहां पर हमने सिर्फ अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन कंसिडर किया है, इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिख देंगे 126 मीटर, तो ये आ जाएगा 882 जूल, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 882 जूल्स, ठीक है। देखो मल्टी स्टेप सॉल्यूशन है ये, बट ये सॉल्यूशन जो है बहुत मुश्किल नहीं है, बट इट नीड्स स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, राइट। तो ये बात समझ में आ गई, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, नहीं समझ में आया यहीं पे पॉज करके दोबारा देखो इस पार्ट को, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ही मैं नेक्स्ट पार्ट को मूव करूंगी, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो अब देखेंगे अगला पार्ट, पार्ट बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड्स। ध्यान दो कौन से फोर्स का वर्क डन निकालना है, फ्रिक्शन का। तो यानी कि जब हम पार्ट बी को करेंगे, सो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मैंने स्मॉल f लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पे कौन सा वाला फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब भाई फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी थी, देखो जब नेट फोर्स हम निकाल रहे थे तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी तो निकाली थी, विच वाज म्यू के इंटू एन, दैट इज म्यू के इंटू एम जी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू थी, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहाँ लिख दो, जो कि थी 0.1 इंटू 2 इंटू 9.8, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि हमने अभी अभी निकाली थी विच इज 126, तो ये आ गई 246.9 जूल। अब आप बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे मैं कुछ मिस कर रही हूँ, सोच के बताना, क्या यहाँ पर मैंने कुछ मिस किया, बिल्कुल मिस किया यार। यहाँ पे हम वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकाल रहे हैं, राइट। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है इस तरफ, राइट, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, जिधर अप्लाइड फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, करेक्ट। सो ये जो है दिस इज नेगेटिव वर्क डन, राइट, ये नेगेटिव वर्क डन है। एनीवेज हमें पता है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री हो जाएगा -1, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। नेगेटिव साइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इस केस में वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे थर्ड पार्ट के साथ। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा तीसरा पार्ट। तीसरी पार्ट में क्या पूछा गया है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड्स। नेट फोर्स, अब वर्क डन किसके वजह से निकालना है, वर्क डन ड्यू टू द नेट फोर्स। नेट फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो जाएगा, अगेन जो नेट फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्प्लेसमेंट है,
ठीक है। नेट फोर्स की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, देखो जरूरत पड़ी ना इस वैल्यू की, कितनी है वैल्यू 5.04 इंटू डिस्प्लेसमेंट पे हमने निकाल रखी थी 126, तो ये निकल के आ गया 635 जूल्स। अब आप बोलोगे कि मैम ये पॉजिटिव वर्क होगा कि नेगेटिव, देखो लॉजिकली ही आप देख सकते हो कि भाई नेट फोर्स जो है वो सामने की तरफ है, तभी तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। सो नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। तो चलो अब देख लेते हैं आखिरी पार्ट, जहां पूछा गया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड्स एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। 10 सेकेंड्स में काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, ठीक है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर वी जो है फाइनल वेलोसिटी है, 10 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि इनिशियली तो ये रेस्ट पर था, तो यानी कि ये जो पूरा टर्म है ये हो जाएगा 0। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो हमें पता है भाई 2 kg, लेकिन v की वैल्यू क्या होगी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, राइट। तो यानी कि आफ्टर 10 सेकेंड्स v की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगेन फर्स्ट इक्वेशन की मदद लेंगे काइनेमैटिक्स का, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट। अब यहां पर देखो u की वैल्यू तो 0 है, तो ये हो जाएगा a इंटू टी। a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, f नेट बाई m, राइट। सो नेट फोर्स बाई m इंटू t, ठीक है। तो अब नेट फोर्स बाई m ये हो गया 5.04 डिवाइडेड बाय मास है 2 kgs मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकेंड्स, सो 2 5s are 10। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू निकल के आ गई 25.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान से देख लो, यहां पर पहले हमने v की वैल्यू निकाल ली ताकि हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, अब हमने एक बार v की वैल्यू निकाल ली, तो अब हम आराम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, विच इज हाफ, यहां से देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू m जो कि है 2 kgs इंटू वी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25.2 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या मिल जाता है, 635 जूल्स। यहां पर अगर आपने नोटिस किया हो, क्वेश्चन में पूछा गया था इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स, इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स, ये क्यों बोला गया था। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकली है 635 जूल्स, और इससे पहले जब हम पार्ट सी को सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था वर्क डन बाय नेट फोर्स की जो वैल्यू निकली थी वो भी निकली थी 635 जूल्स, राइट। इसका मतलब इन दोनों रिजल्ट से हम क्या देख रहे हैं कि जो नेट फोर्स का जो वर्क डन है, इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो यही कहता है कि जो भी वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज बेसिकली एट द कॉस्ट ऑफ चेंज इन एनर्जी। तो यहां पर जो वर्क डन हो रही है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है और इसी के साथ ये न्यूमेरिकल सॉल्व होना खत्म होता है, ठीक है। तो ये काफी लेंदी न्यूमेरिकल था। सो जनरली ऐसा हो सकता है कि एक 5 मार्कर क्वेश्चन में इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाएं, या फिर इस तरह के न्यूमेरिकल के छोटे छोटे पार्ट्स अलग से पूछे जाए 2 नंबर में 3 नंबर में, राइट। बट इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि इसमें बहुत सारे सिनेरियोज कवर्ड थे, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन, फ्रिक्शन से वर्क डन, नेट फोर्स का वर्क डन। तो मतलब ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई होप दैट आपको हर एक स्टेप समझ में आया हो, ठीक है, और आपने साथ में सॉल्व भी किया हो, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्विंग में अगर आप वाकई में कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो तो उसका सबसे पहला स्टेप जो एकदम बेसिक सबसे पहला स्टेप है वो है रीड द क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, रीड द क्वेश्चन एंड इंटरप्रेट द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, राइट। अक्सर ही हम क्वेश्चन को समझने में ही चूक जाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को शांति से पढ़ो,
एक बार में समझ नहीं आती तो 2 बार पढ़ो और फिर ये समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में जो चीजें ऑलरेडी दी हुई हैं उसको अलग से नोट डाउन कर लो कि ये चीजें दी हुई है और मुझे ये चीज निकालनी है। जैसे ही हम इन चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो है ना वो काम पे लग जाता है कि यार ये वैल्यूज दी हुई हैं और ये चीज निकालनी है, तो यहाँ पर हम कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं या फिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं, राइट। सो आई थिंक दिस इज द वेरी 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 फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट सॉल्विंग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। आसान न्यूमेरिकल्स हो चाहे मुश्किल न्यूमेरिकल हो, बट दिस शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट स्टेप। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रही हूँ कि पिछला क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा और पिछला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे विद क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। Given in the figure are examples of some potential energy functions in one dimension. ठीक है, मतलब अगर इन सभी ग्राफ्स को अगर आप देखो, टेंशन मत लो, यहाँ पर शायद आपको बहुत घिचपिच सा दिख रहा होगा, बट हम एक एक करके एक एक ग्राफ को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अगर आप किसी भी ग्राफ को देखो तो उसके वाई एक्सिस पे है v ऑफ x यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और उसके एक्स एक्सिस पर है x की वैल्यू, मतलब x के साथ किस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय अ क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो, टोटल एनर्जी जिसको E से डिनोट किया गया है, देखो यहाँ पर E दिख रहा है, यहाँ पर E दिख रहा है, यहाँ पर E दिख रहा है, और फिर यहाँ पे E दिख रहा है, और जहां पर भी E है ना वो वाई एक्सिस पे एक क्रॉस बना हुआ है, ये वाला क्रॉस। तो ये जो क्रॉस है ये बता रहा है कि भाई टोटल एनर्जी की वैल्यू कहां पर है, ठीक है। अच्छा, in each case specify the regions if any in which the particle cannot be found for the given energy। हर एक ग्राफ में हमें वैसे रीजन्स बताने हैं जहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब पार्टिकल उस जगह पे हो ही नहीं सकता है। अब आप सोच रहे होगे कि मतलब इस ग्राफ को देखकर ऐसा जगह बताना का मतलब क्या हुआ। पहले क्वेश्चन को समझना है, अभी मैं वही बात बता रही थी, क्वेश्चन समझना है, उसको इंटरप्रेट करना है। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का ग्राफ है कि भाई एक्स की कौन कौन सी वैल्यू में, कौन कौन से पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यूज हैं। सवाल पूछ रहा है कि भाई वैसे रीजन्स बताओ इस ग्राफ के जहां पर कोई पार्टिकल का होना पॉसिबल ही नहीं है। फॉरगेट अबाउट उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उस जगह पर वो पार्टिकल हो ही नहीं सकता है। तो ग्राफ को देख करके हमें बताना है कि भाई ग्राफ का जो ये वाला रीजन है ना, इस रीजन में कुछ तो लोचा है, इस रीजन में पार्टिकल हो ही नहीं सकता है, तो हमें वो रीजन बतानी है, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। हर केस में हमें टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी बतानी है, ठीक है। थिंक ऑफ सिंपल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट्स फॉर विच दीज पोटेंशियल एनर्जी शेप्स आर रेलेवेंट, ठीक है। इससे पहले कि हम एक एक ग्राफ को सॉल्व करें, एक एक ग्राफ के लिए इनके आंसर्स ढूंढे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या रहेगा। अभी अभी मैंने बताया हमें ऐसे रीजन निकालने हैं जहां पर पार्टिकल का होना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक कोई ऐसी कंडीशन निकालनी पड़ेगी कि भाई ये कंडीशन जहां पे ट्रू हो जाएगा इसका मतलब पार्टिकल वहां पे नहीं रहेगा। वो कंडीशन कैसे निकालेंगे, किसके ग्राफ्स हैं ये, पोटेंशियल एनर्जी के, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर हम एनर्जी के साथ खेलेंगे। कैसे खेलेंगे भाई, हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रही हूं फिलहाल मैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होती है टोटल एनर्जी, ठीक है। अब हम कह ही सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, लिख ही सकते हैं, राइट। अच्छा, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होता है, हाफ mv² होता है, हम सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। काइनेटिक एनर्जी की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 0, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज 0। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है ये या तो 0 होगी, नहीं तो 0 से ज्यादा होगी। 0 से कम होने का तो सीन ही नहीं है, करेक्ट। बात समझ में आ गई, मतलब टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 0। 0 से ज्यादा भी हो सकती है,
इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि भाई टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बड़े ध्यान से देखना, मतलब किसी भी पार्टिकल के लिए किसी भी समय टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के या तो बराबर होगी या फिर उससे ज्यादा होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर कोई ऐसा रीजन एग्जिस्ट करे जहां पर टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से कम है, यहां पर तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही दिया हुआ है, तो यानी कि हमें कंडीशन भी कुछ ऐसी निकालनी थी जहां पर टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो, है ना। तो जिन रीजन्स में टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी उन रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई अभी तो हम देख रहे हैं किसी भी पार्टिकल के लिए किसी भी समय टोटल एनर्जी की वैल्यू या तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी या तो उससे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं रीजन्स वेयर total energy is less than potential energy, particles तो हम कह सकते हैं कि ऐसे रीजन्स जहां पर टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी वैसे रीजन में पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हर ग्राफ में वैसे रीजन ढूंढेंगे जहां पर टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी। ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे पूछा था कि हमें टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। अब इसी एक्सप्रेशन से आप मुझे बताओ टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? टोटल एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी नहीं तो उससे ज्यादा होगी, यानी कि टोटल एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हम टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू भी हर केस के लिए निकाल लेंगे। करेक्ट। तो अब हमें सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं दो बातों के हेल्प से अब हम हर एक ग्राफ को करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो चलो अब हम लोग एक एक करके एट अ टाइम हम एक एक ग्राफ देखेंगे और उस ग्राफ के लिए पहले ऐसे रीजन को निकालेंगे जहां पर टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी, फिर वहां पर टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला ग्राफ। ठीक है, तो ये है हमारा पहला ग्राफ और इस ग्राफ में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे उस रीजन को जहां पर टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से कम है। ठीक है, सबसे पहले लोकेट कर लो टोटल एनर्जी, ये क्रॉस है यहाँ पर E लिखा हुआ है, यानी कि ये टोटल एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, सो टोटल एनर्जी की वैल्यू को अगर हम एक डॉटेड लाइन से ऐसे मार्क कर दें तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस पर अगर हम देखें यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू a है, राइट। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे बदल रही है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि y एक्सिस की जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। 0 से लेकर के a तक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है, राइट। बिकॉज इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, ये ग्राफ पहले तो यहाँ पर ऐसे है ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। उसके बाद जैसे ही x इज इक्वल टू a के बाद पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होके कितनी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई V0, राइट। तो इसका मतलब फॉर x की वैल्यू ग्रेटर देन a, x की वैल्यू a से ज्यादा जहां पर भी है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है V0, बट टोटल एनर्जी की वैल्यू है E, जहां पर E इज लेस देन V0, यानी कि फॉर x ग्रेटर देन a, x की वैल्यू a के बाद जो भी वैल्यूज है वहां पर टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये एक ऐसा रीजन है वेयर पार्टिकल कांट बी फाउंड या फिर पार्टिकल कांट एग्जिस्ट। बात समझ में आई सभी को? अच्छे से समझो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x की वैल्यू जब a से कम थी उस समय पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 थी, राइट। बिकॉज देखो ये ग्राफ नीचे ही था,
जीरो थी, तो जीरो जो है दैट इज लेस देन टोटल एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, जैसे ही एक्स की वैल्यू ए से ज्यादा हुई तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वी नॉट हो गई, बट टोटल एनर्जी की वैल्यू तो ई ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी से ज्यादा हो गई, राइट। यानी कि ये वही रीजन है जहां पर पार्टिकल कांट एग्जिस्ट। अब बात आती है कि भाई टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू यहां पर क्या होगी, वही वैल्यू होगी जो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है। अब देखो इस ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, जीरो, क्योंकि x की वैल्यू जीरो से लेकर a तक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस वाले रीजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इज जीरो, a के बाद ही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इज v नॉट, राइट। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर जीरो है, तो इसीलिए टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पर जीरो होगी। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ग्राफ। अब इस अगले ग्राफ को भी वापस से ध्यान से देखेंगे और ऐसी रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी से ज्यादा हो। सबसे पहले तो लोकेट करो भाई टोटल एनर्जी कहां पर है, देखो ये रहा क्रॉस और ये रहा ई, तो ये है हमारी टोटल एनर्जी की वैल्यू। अब इस ग्राफ को देखो, ग्राफ कहां पे दिख रहा है, जो ब्लू लाइन से हाईलाइटेड है वो हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राफ की जो वैल्यूज है, x यहाँ पर x की वैल्यू जीरो है, इस तरफ x की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, तो हमें जो भी वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है, चाहे x की नेगेटिव वैल्यू हो, x इज इक्वल टू a b c d, जो भी वैल्यूज हमें दिख रही है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर देखो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, चाहे वो ये वाली वैल्यू हो, चाहे ये वैल्यू हो, चाहे ये वैल्यू हो, ये वैल्यू हो, कोई सी भी वैल्यू ले लो इस ग्राफ पर, वो वैल्यू जो है E की वैल्यू से ज्यादा है, राइट, बिकॉज टोटल एनर्जी की वैल्यू तो ये है। तो अब ये जो पूरा का पूरा ब्लू कलर का जो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, वो पूरा का पूरा ग्राफ जो है एट ऑल पॉइंट्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी से ज्यादा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं x की जितनी भी वैल्यू हमें इस ग्राफ में दिख रही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इन सभी वैल्यूज के लिए हम क्या देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। टोटल एनर्जी E से डिनोट हो रहा है ग्राफ में, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो V से डिनोट हो रहा है ग्राफ में, राइट। तो हम देख रहे हैं हर पॉइंट पर जो है टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है, यानी कि ये सभी ऐसे रीजन्स हैं वेयर पार्टिकल कांट एग्जिस्ट, ठीक है। अब बात आती है कि भाई टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। भाई हमें पता है कि टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू वही होती है जो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होती है। अब यहां पर अगर देखा जाए सो पोटेंशियल एनर्जी तो हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी से ज्यादा ही है। ऐसा कोई पॉइंट है क्या जहां पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर भी हो? ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ऐसे कोई पॉइंट या फिर ऐसी कोई वैल्यू नहीं बता सकते हैं जो टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें एटलीस्ट जो ग्राफ हमें दी हुई है वहां पर हमें ऐसी कोई पॉइंट दिख ही नहीं रही है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो टोटल एनर्जी के बराबर हो या फिर टोटल एनर्जी से कम हो। तो चलो आगे बढ़ेंगे और पूरा जोश के साथ देखेंगे तीसरा ग्राफ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 2 ग्राफ्स करने के बाद तीसरे ग्राफ को शायद आप खुद से ही कर लोगे, ठीक है। ध्यान से देखो तीसरा ग्राफ, पहला स्टेप क्या है, पहले देखो भाई टोटल एनर्जी का क्रॉस कहाँ पे है, यहाँ पर है, ये रहा E, ठीक है। तो यानी कि ये E की वैल्यू है, ये लाइन बना लेने से आसानी हो जाती है ये देखने में कि भाई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इससे कम है कि ज्यादा, है ना, ठीक है। अब देखो, अब x की वैल्यू यहां पर है 0, फिर उसके बाद x की वैल्यू a, x की वैल्यू v एंड सो ऑन, और v नॉट की भी जो वैल्यू है ना वो बदल रही है। देखो यहाँ पर v नॉट की वैल्यू नेगेटिव में भी है विच इज माइनस v1, यहाँ पर v नॉट की वैल्यू पॉजिटिव में है विच इज प्लस v नॉट, ठीक है। अच्छा अब देखो फॉर x की वैल्यू लेस देन a, ठीक है, फॉर x लेस देन a, यानी कि हम ग्राफ के ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, x 0 से लेके a तक, वहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, v नॉट, और v नॉट जो है वो क्या है, E से ज्यादा है, यानी कि इस दौरान जो है टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम है। टोटल एनर्जी E से डिनोट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर v नॉट से डिनोट हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी v नॉट से कम है, यानी कि इस वाले रीजियन में क्या होगा,
पार्टिकल कांट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर चलते हैं फॉर एक्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यानी कि ए से लेके बी तक, इस ए पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट तक, इस दौरान पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? -v1 है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो टोटल एनर्जी से कम है, राइट। यानी कि इस दौरान टोटल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से। टोटल एनर्जी ई से डिनोट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर -v1 से डिनोट हो रहा है। यानी कि इस दौरान पार्टिकल कैन एग्जिस्ट, राइट। यहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। बात समझ में आई? तो इस दौरान x जब a और b के बीच में है उस दौरान पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखते हैं फॉर x ग्रेटर देन b। जब x की वैल्यू b से ज्यादा है उस टाइम पर देखो वापस से पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है कितनी है? v0 है, राइट। यानी कि लेकिन टोटल एनर्जी तो हमारी E ही है, तो यानी कि यहाँ पर वापस से जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है दैट इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पर भी ये भी एक ऐसा रीजन है वेयर पार्टिकल कांट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब टू आंसर दिस क्वेश्चन, कौन से वो रीजन है जहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा? वो रीजन है फॉर x लेस देन a एंड फॉर x ग्रेटर देन b, राइट। तो ये वैसे रीजन्स हैं जहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने साफ साफ लिख भी दिया है, जहां पर पार्टिकल कांट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि फॉर x लेस देन a एंड फॉर x ग्रेटर देन b पार्टिकल कांट एग्जिस्ट। ठीक है, अब बात आती है कि भाई टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू यहां पर क्या होगी? वही होगी जो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होगी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में तो +v0 है, उसके बाद गिर के -v1 हो गया, फिर इंक्रीज होके +v0 हो गया। तो किस टाइम पर सबसे मिनिमम वैल्यू है? -v1। तो यानी कि टोटल एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी -v1। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। फाइनली देख लेंगे हमारा आखिरी ग्राफ, और पहले चलो इस ग्राफ को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। ग्राफ में टोटल एनर्जी कहां पर है? ये रही टोटल एनर्जी ई की वैल्यू। तो ये जो क्रॉस यहाँ पर मैंने बनाया ये है टोटल एनर्जी की वैल्यू। और देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डॉटेड लाइन से टोटल एनर्जी दिखा दिया है कि भाई टोटल एनर्जी कहाँ पे है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखते हैं x के कुछ वैल्यूज के लिए। अब जैसे देखो ये -b/2 -c/a/2 ये सब क्या है? x की वैल्यूज हैं, एरो से दिखा रही हूँ। x की वैल्यू -b/2, x की वैल्यू -a/2, x की वैल्यू +a/2 +b/2 एंड सो ऑन। और x के अलग अलग वैल्यूज के लिए देखो ये जो ब्लू वाला जो ग्राफ है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिखा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ऊपर जाके कभी तो +v0 तक जा रहा है, कभी नीचे आके -v1 तक भी आ रहा है। ठीक है, अब देखना ये है कौन से ऐसे रीजन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो टोटल एनर्जी से ज्यादा है। अब टोटल एनर्जी तो यहां पर है, राइट। अब देखो ग्राफ को शुरू से फॉलो करते हैं, यहां से लेके यहां तक जो है ना, देखो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, जो ब्लू लाइन है वो ई के नीचे है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी से कम है। तो कोई टेंशन नहीं है, वहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जा रहे हैं, राइट, फॉर दैट मैटर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जब हम जा रहे हैं, इस दौरान अगर आप नोटिस करो तो पोटेंशियल एनर्जी की जो भी वैल्यूज है, जैसे इस पॉइंट पर ये वैल्यू है, इस पॉइंट पर ये वैल्यू है, इस पॉइंट पर ये वैल्यू है, इस दौरान पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो टोटल एनर्जी से ज्यादा है। और ये दौरान कौन सा है? यहां से लेके यहां तक, यानी कि फॉर x जब x -b/2 और -a/2 के बीच में है, उस दौरान टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी ई से डिनोट हो रहा है ग्राफ में, और पोटेंशियल एनर्जी डिनोट हो रहा है किससे? +v0 तो नहीं बोलूंगी क्योंकि +v0 सिर्फ इस पॉइंट पे है, बट यहां से लेके यहां तक में जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो यहाँ कहीं पे है, राइट, इस जगह पर कहीं पर है।
राइट। सो बेसिकली ई से ज्यादा और वी नॉट तक वो वैल्यूज हैं, ठीक है। बट कुल मिला के टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से कम है इस दौरान। सिमिलरली अब अगर इस ग्राफ को देखें, अब इस पॉइंट के बाद x माइनस ए बाई टू से लेकर के x प्लस ए बाई टू तक, यहां तक अगर हम देखें तो इस दौरान पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है -v1, जो कि E से कम है, यानी कि पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी से कम है। लेकिन वापस जैसे ही हम x इज इक्वल टू ए बाई टू से x इज इक्वल टू बी बाई टू तक जाते हैं, यानी कि वापस से ये वाला पोर्शन जैसे ही हम देखते हैं तो देखो इस वाले पोर्शन में फिर से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू E से ज्यादा है। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे होगा, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वापस से टोटल एनर्जी से ज्यादा हो गई। किसके लिए? फॉर x की वैल्यू बिटवीन a बाई टू एंड b बाई टू। इस दौरान भी पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो टोटल एनर्जी से ज्यादा है, यानी कि ये दो ऐसे रीजन्स हैं वेयर पार्टिकल कांट एग्जिस्ट। तो इस ग्राफ में कौन से वो रीजन्स हैं? एक तो ये वाला रीजन है -b बाई टू से लेकर के +a बाई टू तक, दूसरा है +a बाई टू से लेकर के +b बाई टू तक। यही वैसे रीजन्स है जहां पर द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट। अब बात करेंगे हम लोग टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू के बारे में। पहले ही बताया था कि टोटल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू वही होती है जो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होती है। अब इस ग्राफ को देखो भाई, ये है हमारा पूरा नेट ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे कम कहां पर दिख रही है? ऑब्वियसली यहां पर दिख रही है पोटेंशियल एनर्जी की सबसे कम वैल्यू, और वैल्यू कितनी है? -v1। तो वही हो जाएगा टोटल एनर्जी का भी सबसे मिनिमम वैल्यू। सुपर। तो चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5.4। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वैसे क्या होता है? इससे पहले कि क्वेश्चन पढ़े भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है तो एक बार याद कर लेते हैं भाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक बॉब होता है, एक थ्रेड से लटका हुआ बॉब होता है, जिसको यूं पुश किया तो वो यूं जाएगा एक एक्सट्रीम पॉइंट तक, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन, फिर इधर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम एंड सो ऑन। अब इस दौरान होता क्या है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, मतलब समझ लो वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर वापस आता है मीन पोजीशन की तरफ। जब मीन पोजीशन पे होता है तो काफी तेज वेलोसिटी के साथ दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है, वहां जाके फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर वापस आता है मीन पोजीशन पे एंड सो ऑन। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। So the potential energy function for a particle executing linear harmonic motion is given by v of x is kx square by 2। अगर कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी x के साथ कैसे चेंज होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इस इक्वेशन के हिसाब से बदलती रहेगी। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जब 0 है, मतलब जब वो मीन पोजीशन पर है उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर वापस वो मीन पोजीशन पे आएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, फिर वापस इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। बात समझ में आ गई? ग्रेट। Where k is the force constant of the oscillator. For k is equal to 0.5 Newton per meter, the graph of Vx versus x is shown। यहाँ पर देखो ग्राफ दिया हुआ है कि भाई V of x जो है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x, x जब जैसे जैसे बदल रहा है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है ये 0 है, V is equal to 0। कहाँ पर? जैसे कि मैंने बताया मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो 0 होती है और एक्सट्रीम पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, राइट। तो ये कौन से पोजीशंस हैं? ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ठीक है, ये यहां तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है। शो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल
एनर्जी 1 जूल, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी टोटल एनर्जी 1 जूल है, मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेस x इज इक्वल टू ±2 मीटर। मतलब बोला जा रहा है कि मान लो कि टोटल एनर्जी जो है किसी पार्टिकल की है 1 जूल, ठीक है, ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी की है। टोटल एनर्जी क्या होता है, फटाफट से लिख डालो, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ग्राफ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की है, बोला जा रहा है कि भाई इस पार्टिकल का टोटल एनर्जी 1 जूल है। हमें बताना है कि ये जो पार्टिकल है ना, जैसे अपने मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और जब ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, मतलब जब x की वैल्यू 2 मीटर होगी, उस टाइम पर ये रिटर्न करेगा अपने मीन पोजीशन की तरफ। यानी कि ये जो सेंटर से एक्सट्रीम पोजीशन का जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ही होगा। हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ग्रेट, पहला स्टेप पार हुआ हमारा। अब अप्रोच समझो, कैसे इसको अप्रोच करें इस क्वेश्चन को। अब भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है, एनर्जीज की बात हो रही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें क्या पता है, इसमें दिख भी रहा है कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी के साथ एग्जैक्टली ऑपोजिट कहानी है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पर 0 है। मैंने बताया ना, बॉब यहां तक जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे थोड़ी ही देर के लिए रुक जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, फिर वापस आएगा, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, राइट। यानी कि ये जो मीन पोजीशन है ना, यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो दोनों की उल्टी कहानी चलती है। क्यों उल्टी कहानी चलती है? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टोटल एनर्जी है दैट इज कंजर्व्ड, मतलब हर पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। यहां पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, यहां पर भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, यहां पर भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो कभी पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, ठीक है। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन हम क्या कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ ही है, हाफ kx²। टोटल एनर्जी कितना है, दिया हुआ ही है 1 जूल, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, क्योंकि वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू हाफ kx², राइट। यानी कि हम लिख सकते हैं कि x² की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2/k। यानी कि हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हो जाएगी √2/k। √2/k की वैल्यू दी हुई है 0.5, √4 यानी कि ±2 मीटर। किसकी वैल्यू निकली, ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब जब x की वैल्यू 2 मीटर है, x क्या है, x है वही एक्सट्रीम डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ kx², तो x इज दिस डिस्टेंस। तो यानी कि ±2 मीटर के डिस्टेंस पर पार्टिकल वापिस आने लगेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो की कॉन्सेप्ट था, वो की कॉन्सेप्ट क्या था, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। बात समझ में आई, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। SHM में जो टोटल एनर्जी होता है दैट इज कंजर्व्ड एट ऑल पॉइंट्स। टोटल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व्ड रहती है। तो देखो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमें काम आ जाते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते दौरान, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो बच्चों की न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बने, आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आसान लगने लगे, तो शुरू हो जाओ इन वीडियोस को देखना। इन वीडियोस को आप देखो, बिल्कुल आसान तरीके से एकदम बेसिक से हर एक न्यूमेरिकल को समझाया जाएगा। हर न्यूमेरिकल जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट का रिकैप भी दिया जाएगा। जहां पर भी विजुअलाइजेशन कराने की जरूरत है वहां पर विजुअलाइजेशन भी कराया जाएगा। सो कुल मिला के ऐसी NCERT सॉल्यूशन सीरीज जो है शायद आपने कम ही देखी होगी। और इनफैक्ट हम लोग जब ये NCERT सॉल्यूशन की सीरीज बना रहे हैं, द आइडिया इज
सिर्फ ये नहीं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर ले, आइडिया इज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते दौरान किस तरीके से उस चैप्टर के सारे की कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर ले, किस तरीके से हम आपको प्रिपेयर कर दे ताकि अब आप बाकी जगहों से भी क्वेश्चंस उठा के खुद से सॉल्व कर सको। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5.5। और 5.5 अगेन है एक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि वंस अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जहां पर कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है, द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, एट व्हाट एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन्ड, द रॉकेट और द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले याद करते हैं कि रॉकेट प्रोपल्शन होता कैसे है। रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, कहां से मिलती है इसे? ये अपवर्ड फोर्स की, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है। सोचने वाली बात है कि भाई रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होके क्या होता है, ये गैसेस जो हैं ये इजेक्ट होती हैं नीचे की तरफ विथ अ वेरी हाई एग्जॉस्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ इतनी हाई वेलोसिटी से एग्जॉस्ट होते हैं, जिससे मिलता है रॉकेट को एक अपवर्ड थ्रस्ट, जिसके वजह से ये ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर पाता है, एयर के जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं उसको ओवरकम कर पाता है और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होके ऊपर की तरफ जूम चला जाता है। राइट, तो यहाँ पर व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि ये जितनी भी एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी किसके एक्सपेंस में मिलती है? रॉकेट के ही एक्सपेंस में, नॉट द एटमॉस्फेयर ऑफ कोर्स। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगले पार्ट का सवाल क्या कहता है। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's velocity in general. ध्यान से सुनना, ठीक है? Yet the work done by the gravitational force over one complete orbit of the comet is zero. Why? पहले तो हम क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है? तो ये रहा सन और ये रहा एक कॉमेट जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, अब यहां बोला जा रहा है कि भाई एक ऑर्बिट पूरा करने के बाद जो नेट वर्क डन है दैट इज जीरो। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जीरो क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि यार यहां पर वर्क डन एक तो होता है कि भाई हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होता है तो कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो हो जाता है। ये बात हमें पता है। बट इस केस में चूंकि एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो देखो ऑर्बिट में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल है, फोर्स क्या है, टुवर्ड्स द सन। एग्जैक्टली। तो अब देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स तो हैं जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है, लेकिन सारे पॉइंट्स पे तो ऐसा नहीं है। राइट, तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट होता तब तो हम कह देते कि भाई सभी जगह पर जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री, दैट्स व्हाई वर्क डन इज जीरो। बट यहां तो ऐसा नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी जो वर्क डन है एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद वो जीरो क्यों है? दैट्स द क्वेश्चन। और इसका आंसर है क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि यहां पर वर्क डन कौन सा फोर्स कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ही ये बोला मैंने तो काफी सारे लोगों की दिमाग की घंटी बजी कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स, मैम ये क्या होता है, ये तो सुना हुआ लग रहा है बट थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो चलो एक क्विक रिकैप लेते हैं अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे ही बात होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की, तो ये याद रखना है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स जो भी वर्क करते हैं वो वर्क हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उनको पाथ से मतलब नहीं होता है। भाई सीधे रास्ते जा रहे, टेढ़े रास्ते जा रहे, घूम फिर के जा रहे, मतलब नहीं है। वो डिपेंड करते हैं सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, तो इसी वजह से जब कभी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं और अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स एक क्लोज्ड पाथ में एक्ट करते हैं तो वर्क डन हो जाता है जीरो। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि क्लोज्ड पाथ में क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ से फर्क ही नहीं पड़ता। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए वर्क डन जीरो है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में हम लोग क्या देखते हैं,
तो सबसे पहले तो कौन से हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ पर जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, यानी कि जो भी वर्क डन होता है, ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि वो वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब इसको अगर मैथमेटिकली लिखें, सो वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और नेगेटिव साइन ये बताता है कि कोई भी वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी घट रही है, राइट। तो बेसिकली इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओवरऑल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ही रह रही है। जो वर्क डन हो रहा है उसको हम एक तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं एज स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये कहानी है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। दूसरी तरफ जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, यानी कि वहां पर वो जो वर्क डन करते हैं वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पाथ पे ही डिपेंड करते हैं। वहां पर जो है एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, वहां पर मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी लॉस हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ठीक है, एग्जाम्पल्स रेजिस्टिव फोर्सेस, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि एयर ड्रैग, इस तरह के जितने रेजिस्टिव फोर्सेस है वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो भाई चलो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में तो बता दिया, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा सवाल था कि भाई सन है, सन के चारों तरफ कॉमेट जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, लेकिन एक ऑर्बिट के बाद उसका वर्क डन जीरो हो रहा है। जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स जब भी क्लोज्ड पाथ में वर्क डन करता है सो नेट वर्क डन इज जीरो। अभी बताया था मैंने। सो दैट्स द रीजन कि यहाँ पर वर्क डन जीरो होता है। तो चलो देखते हैं अगला पार्ट, जिसमें बोला गया है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमोस्फेयर लूजेस इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस हाउएवर स्मॉल। Why then does its speed increase progressively as it comes closer and closer to the earth? बड़े प्यार से पहले क्वेश्चन को समझेंगे। अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ घूमने वाला एक सैटेलाइट है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जैसे जैसे ये सैटेलाइट अर्थ की के क्लोज आता है, अर्थ के करीब आता है, वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब देखो ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट ऐसे घूम ही क्यों रहा है? अब ये जो सैटेलाइट है ना, एट एवरी पॉइंट ये सैटेलाइट जो है अर्थ से, इसके अट्रैक्शन की वजह से ये थोड़ा सा अर्थ की तरफ खींचा चला आ रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, और उसी के वजह से अब इस सैटेलाइट का कुछ वेट तो है ना भाई, mg, जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, अर्थ की तरफ एक्ट कर रहा है। अब उससे इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब जैसे जैसे ये सैटेलाइट अर्थ के करीब आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसके एनर्जी के साथ, अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, विच इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो जैसे जैसे सैटेलाइट अर्थ के करीब आया तो इसके पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh होता है, अब h उसका डिक्रीज हो गया। मान लो ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, अब सैटेलाइट थोड़ा और करीब आ गया तो इसकी जो h है वो रिड्यूस हो गई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी घट गई। बट हमें क्या पता है कि अगर टोटल एनर्जी को कंजर्व्ड रखना है, अगर पोटेंशियल एनर्जी घट गई, कौन सी एनर्जी को बढ़नी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़नी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन के वजह से होता है, हाफ mv²। अब मास तो वही है सैटेलाइट का, यानी कि क्या बढ़ना होगा, उसकी स्पीड को बढ़ना होगा। तो यही कारण है कि जैसे जैसे सैटेलाइट अर्थ के करीब आता है वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती रहती है। अब जहां पर हम इस टोटल एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर ये भी बात सही है कि भाई एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से जो टोटल एनर्जी है वो थोड़ा बहुत एनर्जी लूज भी करता है, बट दैट एनर्जी इज प्रीटी स्मॉल। तो चलो फिर अब इसी सवाल का सबसे आखिरी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ बोला गया है कि इन द फिगर, यहाँ पर देखो दो फिगर दिए हुए हैं। पहले फिगर में दिया गया है द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड्स। दूसरे वाले फिगर में क्या दिया हुआ है, दैट द सेम मैन वॉक्स द सेम डिस्टेंस पुलिंग अ रोप बिहाइंड हिम, द रोप गोज ओवर अ पुली एंड अ मास ऑफ 15 kg हैंग्स एट इट्स अदर एंड।
ठीक है। तो बस सेटअप दोनों तरफ अलग है, दोनों तरफ वही इंसान है और दोनों तरफ वही 15 किलो का बक्सा है, 15 किलो का मास है। हमें बताना है कि इन विच केस द वर्क डन इज ग्रेटर, ज्यादा वर्क डन कौन से केस में हो रहा है, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे पहला केस, ठीक है, जहां पर उस आदमी के हाथ में वो 15 केजी का बक्सा है। अब देखो कि भाई इस बॉक्स के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, और इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। और हमें पता है वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F इंटू एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे 90 है, कॉस 90 जीरो होता है, यानी कि वर्क डन यहाँ पर जीरो है, ठीक है। यहां पर जो फ्रिक्शन के वजह से जो भी इंपैक्ट है उसको हमने यहां पर कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। अब देखते हैं सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 में क्या हो रहा है, अब ये आदमी कुछ फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, वो पुली से जो रोप टाइड है उस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, जिससे ये जो 15 केजी का जो बक्सा है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। अब देखो यहां पर इस मास पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे की तरफ mg लग रहा है, राइट। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के लगने से ये बक्सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब कम से कम mg के बराबर का फोर्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि उससे कम फोर्स देंगे तब तो ये वहीं का वहीं रहेगा। बट अगर ये बक्सा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो फोर्स हमने लगाया है वो कम से कम mg या उससे ज्यादा होगा, राइट। तो यानी कि यहां पर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, राइट। तो यानी कि यहां पर वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 को अगर कंपेयर करें तो सिनेरियो 2 में वर्क डन इज मोर देन सिनेरियो 1। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये अगेन एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और फटाफट से हम इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करते हुए समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडरलाइन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। पहला क्वेश्चन है, when a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body increases, decreases, remains unaltered। बड़े ध्यान से देखो, कंजर्वेटिव फोर्स है जो एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है। हमने थोड़ी देर पहले ही कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक क्विक रिकैप लिया था और हमने क्या देखा था कि यार कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है वो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, राइट, देखा था हमने एग्जैक्टली। और ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं ये क्या होते हैं, वर्क डन जो होता है इनके केस में वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, राइट, माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये जो वर्क डन होता है ये किससे लिंक्ड होता है, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से। और साथ ही साथ यहां पर एक माइनस साइन था। माइनस साइन क्यों था माइनस साइन, अभी देखो। सो वर्क डन इज माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब इस नेगेटिव साइन को कंसिडर करते हुए इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यू आई माइनस यू एफ। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है, यानी कि यू आई माइनस यू एफ की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। इसका मतलब यू आई की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन यू एफ, राइट। सिंपल मैथ्स की इनइक्वालिटी है ना। यानी कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। यानी कि जब एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन, एक पॉजिटिव वर्क डन कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डिक्रीजेस। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। सोचो 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 सोचो, क्या है क्वेश्चन, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन, राइट। वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या करता है, ये रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ काइनेटिक या फिर पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा सोच के देखो कि भाई जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कैसा फोर्स होता है, ये तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, वो तो एक बात हो गई। फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है इनका काम ही क्या होता है, मोशन को अपोज करना, राइट।
फ्रिक्शन क्या करता है, कोई भागते हुए इंसान को फ्रिक्शन क्या करता है, उसकी स्पीड को कम करता है, राइट, उसके मोशन को कम करने की कोशिश करता है। स्पीड पे डिपेंडेंट कौन होता है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² होता है ना काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि यहां पर वर्क डन बाय योर बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्टली, क्योंकि फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है, वेलोसिटी कम होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तीसरा सवाल। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ मेनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स और सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। कौन सा करेक्ट आंसर है? अब देखो भाई, एक्सटर्नल फोर्स जो है, राइट, सोच के देखना, एक्सटर्नल फोर्स, ये इक्वेशन हमने कभी देखा है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखा है कभी? बिल्कुल देखा होगा, राइट। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है इसमें कि जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली तो सवाल पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मेनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, किससे प्रोपोर्शनल है, एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंडेंट होता है, राइट। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, ना कि इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस तो भाई आपस में ही कैंसिल आउट कर जाते हैं। अब देखेंगे आखिरी सवाल। In an inelastic collision of two bodies, the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy, या फिर total linear momentum, या फिर total energy of the system of two bodies। ठीक है, तीन ऑप्शन है हमारे पास। टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो कि बिल्कुल ही गलत जवाब है, क्योंकि हम इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन में जो है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम, जो कि हमेशा कंजर्व्ड होता है, यानी कि दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, हर टाइप के कोलिजन में ये कंजर्व्ड ही रहता है। तीसरा ऑप्शन है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, कि बहुत से बच्चों को लगेगा कि मैम टोटल एनर्जी भी तो शायद कंजर्व्ड ही है ना, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी होता है तो वो तो किसी और एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट। ऐसे भी आप सोच सकते हो। वेल दैट इज ट्रू, टोटल एनर्जी कंजर्व तभी होगा अगर ये जो बॉडीज हैं यहां पर, ये जो दो बॉडीज का जो सिस्टम है, इफ दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। समझो बात को, अगर इन दोनों बॉडीज का जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब इनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस केस में मान लो काइनेटिक एनर्जी अगर किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट भी हो रही है, बट स्टिल वो एनर्जी उसी सिस्टम के अंदर रह रही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। लेकिन यहां इस सवाल में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो हम खुद से अज्यूम तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन होगा टोटल लीनियर मोमेंटम। इलास्टिक वर्सेस इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद बाउंस ऑफ कर जाते हैं, यानी कि यहां पर कोलिजन से पहले का काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। यहां पर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है। दूसरी तरफ अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो वहां पर जब दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो या तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं या फिर एक दूसरे के साथ स्टिक ही कर जाते हैं आफ्टर कोलिजन। अगर ये एक दूसरे के साथ कंप्लीटली स्टिक कर जाते हैं तो उसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। अगर वो पूरी तरह से स्टिक ना भी करे बट डिफॉर्म कर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। कोलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी अलग होता है। इनफैक्ट अधिकतर केसेस में काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, और ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वो लॉस बेसिकली कहां पर जाता है? फॉर इंस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म होते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है डिफॉर्मेशन में, वो लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी यूज अप हो जाती है। ठीक है, तो भाई इसी इंफॉर्मेशन के साथ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। इसी के साथ हम धुआंधार स्पीड से चल रहे हैं और आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें लिखना है ट्रू और फॉल्स, जैसे बचपन में करते थे ना ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, तो कुछ वैसे ही हैं बट हैं बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखते हैं, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव योर रीजन एज वेल। ठीक है, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज
कंजर्व्ड। क्वेश्चन को पढ़ते ही अधिकतर बच्चे इसको ट्रू कर देंगे क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दिखेगा और मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व्ड दिखेगा, और जैसे ही आप इसको ट्रू कर दोगे आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स क्यों है? क्योंकि भाई थोड़ा ध्यान से तो पढ़ो, यहां लिखा हुआ है मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। भाई ईच बॉडी का कंजर्व नहीं रहता है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, राइट। इलास्टिक कोलिजन में भी ऐसा तो हो ही सकता है कि भाई एक पर्टिकुलर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बदल जाए, राइट। ऐसा होता है ना, दोनों आइडेंटिकल मास के ऑब्जेक्ट्स हैं, कोलाइड किए, तो उन दोनों की जो वेलोसिटीज है वो इंटरचेंज हो गई, तो इंडिविजुअली बॉडी की वेलोसिटीज या एनर्जीज तो बदलती हैं, बट ओवरऑल सिस्टम का जो एनर्जी है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो सेम रहता है। ओवरऑल सिस्टम का जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो सेम रहता है, तो यानी कि ये फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट देखें, total energy of a system is always conserved no matter what internal and external forces on the body are present। ये ट्रू होगा कि फॉल्स? सोचो 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 सोचो, ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? इंटरनल फोर्सेस तक तो ठीक था, लेकिन अगर किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते ही उस सिस्टम में वर्क डन हो सकता है। जैसे वो सिस्टम में वर्क डन हो सकता है तो उस सिस्टम की एनर्जी में बदलाव आता है, क्योंकि वर्क डन जैसे ही होता है किसी सिस्टम में तो उसके एनर्जी में चेंज आता है। देयर इज अ चेंज इन एनर्जी इन्वॉल्व्ड, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तीसरा, वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज्ड लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। बताओ ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। क्यों? मैंने बताया था थोड़ी ही देर पहले, हमने डिस्कस किया था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वहां मैंने बताया था कि ये बात करेक्ट होती है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, और एक क्लोज्ड लूप में स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बराबर होता है, इसीलिए वर्क डन जीरो होता है। बट ये कहानी सही होती है, ट्रू होती है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ना कि नेचर के सारे फोर्सेस के लिए, राइट। तो इसीलिए ये भी हो जाएगा फॉल्स। और आखिरी स्टेटमेंट, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर भी काफी सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो करेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा था इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है अधिकतर केसेस में, बट कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं जहां पर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज एज वेल। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल भी देती हूं, जैसे कि बॉम्ब एक्सप्लोजन। जब बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है, बॉम्ब के अंदर खूब सारी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। जब वो बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो क्या होता है, वो केमिकल, वो जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो बहुत ही रैपिडली कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से उसके अंदर के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं दे मूव विद अ लॉट मोर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कोलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी से भी कोलिजन का बाद का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाता है। तो यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन में अधिकतर सिनेरियोज में काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज भी है जहां पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है। तो इसीलिए चूंकि स्टेटमेंट में ऑलवेज वर्ड लिखा हुआ है तो इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को भी फॉल्स कहेंगे। और इसी के साथ बच्चों पूरे जोश के साथ हम आ पहुंचे क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये अगेन एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने का भी एक अलग मजा है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट होते जाते हैं और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर केयरफुली विथ रीजंस, तो केयरफुल रहना है। पहला क्वेश्चन, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल्स, दैट इज व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। काफी बच्चे यहां पर ये मिस्टेक करेंगे, उनकी नजर पे दो ही वर्ड्स पढ़ेंगे, एक तरफ देखेंगे इलास्टिक कोलिजन, दूसरी तरफ देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, और तुरंत बोल देंगे कि हाँ कंजर्व्ड होता है। लेकिन भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तो केयरफुली पढ़ो तो सही। क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब दो बिलियर्ड की बॉल है, आए एक दूसरे के साथ कोलाइड किए, जब कोलाइड कर रहे हैं, जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं, क्या उस दौरान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? एंड द आंसर इज नो। क्यों? इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन होने के पहले जो काइनेटिक एनर्जी होता है, कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बराबर होता है।
सो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन जब कोलाइड कर रहे हैं उस दौरान तो उनका डिफॉर्मेशन हो रहा है, उस दौरान तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए जिस दौरान वो कांटेक्ट में है उस दौरान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता है, लेकिन आफ्टर द कोलिजन अगर हम बात करें देन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। अब जिस टाइम पर ये कोलाइड कर रहे, जो थोड़ा सा जो शॉर्ट टाइम है जब एक दूसरे के कांटेक्ट में है दोनों बॉल्स, क्या उस दौरान लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है? एंड आंसर इज यस, क्योंकि भाई मैंने आपको पहले ही बताया है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ना हर समय कंजर्व्ड है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट, हर टाइम पर ये हमारा बंदा जो है ये क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, तीसरा, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी फॉर एन इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या कहानी बनेगी भाई? अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे वहां तो हमें पता ही है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व, आफ्टर कोलिजन भी वो कंजर्व नहीं रहती है, तो ऑब्वियसली जिस टाइम पर कोलाइड कर रही है ड्यूरिंग कोलिजन भी जो है काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें टोटल लीनियर मोमेंटम की, तो जैसा कि मैंने बताया वो कंजर्व्ड रहती है, तो इसीलिए वो कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दो बिलियर्ड के बॉल से उनकी सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता हो, इज द कोलिजन इलास्टिक और इन इलास्टिक। ठीक है, नोट वी आर टॉकिंग हियर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहां पर बात हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की, राइट, कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है इन दोनों बॉल्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो हमें ये बताना है कि क्या ये कोलिजन इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक। भाई जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई, इसका मतलब हम किस तरह के फोर्सेस की बात कर रहे हैं? हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होता है, इसीलिए जो वर्क डन होता है दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। याद करो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, याद आया, राइट। तो यानी कि यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो हमारा कोलिजन होगा दैट विल बी इलास्टिक कोलिजन। क्यों? कंजर्वेटिव फोर्सेस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड कहां पर रहता है? इलास्टिक में कि इन इलास्टिक में? इन इलास्टिक में तो यार लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाता है ना। तो यानी कि ऐसी सिचुएशन में कोलिजन जो है दैट विल बी इलास्टिक कोलिजन। तो चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ओके, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, पावर कितना होगा निकालना है ये हमें। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ इंटरप्रेट करने जैसा तो है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट जो जो चीजें गिवन है उसको लिख लेंगे। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि यू की वैल्यू 0 है, ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। ठीक है, ये दो चीजें गिवन है, हमें निकालनी है पावर। ठीक है, पावर डेफिनेशन के हिसाब से भाई पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये हो जाएगा पावर। ठीक है, अब हमें पावर ही निकालना है। अब देखो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? सोचने वाली बात है कि भाई डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखें, क्योंकि आंसर तो हमें देना है कि भाई टी पे कैसे डिपेंडेंट है, तो सारे कांस्टेंट्स होने चाहिए और टी रहना चाहिए, राइट। तो अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखें? यहां पर हम लोग हेल्प ले लेंगे किसका?
काइनेमैटिक्स इक्वेशन। हमें क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने पढ़ा है कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर u की वैल्यू है 0, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ AT स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं, S की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने लिख दिया हाफ AT स्क्वायर, और ये पूरी चीज डिवाइडेड बाय T। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, पावर की वैल्यू निकल के आ गई हाफ ma स्क्वायर इंटू T, राइट। अब देखो भाई, बॉडी का मास तो m कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन a भी गिवन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, राइट। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि पावर जो p है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जहां पर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली, यानी कि एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। यहां पर बोला जा रहा है कि भाई पावर कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहां पर हमें क्या खोज के निकालना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट की क्या कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से टाइम पर डिपेंडेंट है, वो हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या पता है, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट। ये बात हमें पता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बट हमें ये भी पता है कि वर्क डन जो है वो क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, वो भी तो होता है, राइट। वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो, वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि इसको अगर सिर्फ इतने पे फोकस करें तो वी कैन राइट P इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, सोचो अब कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, राइट। हमें निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि कहीं ना कहीं अभी इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट को ढूंढने की कोशिश करो, डिस्प्लेसमेंट कहां पर छुपा हुआ होगा और उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाने की कोशिश करो। अब देखो, पावर में, टाइम में तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं, लेकिन जो वेलोसिटी है ना उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी को एक तरफ ले आते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पी इंटू टी डिवाइडेड बाई m, या फिर हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू 2pt अपॉन m टू द पावर 1/2। अब वेलोसिटी के जगह हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt इज इक्वल टू 2pt अपॉन m टू द पावर 1/2, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है आई गेस। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो भाई ds को इस तरफ रहने देते हैं, बाकी सारी चीजों को हम इस तरफ ले चलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ये ds है, मतलब छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट है, बट हमें तो s चाहिए, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे दोनों तरफ, ठीक है। इधर इंटीग्रेट किया तो इधर s मिल गया। अब यहां पर जितने भी इंटीग्रेशन करने से पहले जितने कांस्टेंट्स हैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। तो पावर p तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कांस्टेंट पावर, तो p को भी बाहर निकाल लेंगे। मास तो कांस्टेंट ही रहता है, उसको भी बाहर निकाल लिया, तो ये बाहर निकल गया। तो अंदर क्या बचा, t टू दी पावर 1/2 dt, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाहर का एज इट इज रहेगा 2p बाई m टू दी पावर 1/2। अब t टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला सबको याद ही होगा। इन केस आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक्स भी नहीं पता है, इन केस यू डोंट हैव मैथ्स, तो हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है ऑन बेसिक कैलकुलस, जिनके पास मैथ्स नहीं भी है 11th-12th में, वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो एटलीस्ट बेसिक्स आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया। तो अब इससे क्या होगा, 2p बाई m टू दी पावर 1/2, और यहाँ पर क्या कहानी हो गई, t टू दी पावर 3/2 हो गया, और नीचे भी 3/2, ये ऊपर जाएगा तो 2/3, ठीक है। अब देखो, यहां से लेकर के यहां तक सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू t टू दी पावर 3/2,
तो यहां से हमें क्या पता चला, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो इसमें जो है ना, फिजिक्स से ज्यादा तो मैथमेटिक्स छुपा हुआ था। तो अगर आपको इंटीग्रेशन करनी नहीं आएगी या फिर इंटीग्रेशन क्यों करे वो राउट नहीं पता होगा, तो उस केस में आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि भाई फिजिक्स तो मतलब आधा मैथ्स ही है ना। तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं सबको पहले बता दूं, जितने भी बच्चे 11th 12th में हैं, चाहे आपने मैथ्स ऑप्ट किया हो या नहीं किया हो, लेकिन कैलकुलस का जो बेसिक्स है वो जरूर सीख लो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बेसिक्स कैसे करते हैं वो आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर से देख लेना, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आ पहुंचे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना बेसिक वाले क्वेश्चन में ही हम चूक जाते हैं, बट आप नहीं चूकोगे, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अ बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान से पढ़ना, ये जो बॉडी है ना, इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन द जेड एक्सिस। बॉडी सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगी, ठीक है। इट इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स F गिवन बाय दिस। तो यानी कि जो फोर्स वेक्टर है ये दिया हुआ है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। where I, J, K are unit vectors along x, y and z axis of the system respectively. What is the work done by this force in moving the body a distance of 4 meter along the z axis? बहुत ध्यान से, वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? क्या होता है वर्क डन? आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। बट जब आपको वेक्टर फॉर्म में फोर्स दिया हुआ है, इसका मतलब वर्क डन की डेफिनेशन भी आपको वेक्टर फॉर्म में बतानी है। वर्क डन क्या होता है? F डॉट S डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स वेक्टर तो दिया हुआ है, आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा यहाँ पर? बस यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो समझ ही गए हो, 4 मीटर। यूनिट वेक्टर क्या होगा? अलोंग द जेड एक्सिस, यानी कि के कैप, राइट। अलोंग द के कैप, अलोंग द जेड एक्सिस मूव करेगा तो के कैप हो जाएगा, करेक्ट। तो अब हमें F भी मिल गया, S भी मिल गया, तो वर्क डन में क्या हो जाएगा? F डॉट ds, यानी कि -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 4k कैप, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बच्चों? हमें पता है, जब भी ऐसे तो ये भी बेसिक्स ही है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ हमने वेक्टर्स वाले वीडियो में कवर किया है। अगर भूल गए हो देखो बच्चों वीडियो को, ठीक है। फिलहाल बता देती हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I1 होता है, J डॉट J1 होता है, K डॉट K1 होता है, और वहीं I डॉट J 0 हो जाएगा, J डॉट K 0 हो जाएगा। मतलब अलग अलग अगर होंगे तो वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर इसको हम I कैप डॉट K कैप करेंगे तो 0 हो जाएगा, J कैप डॉट K कैप करेंगे तो 0 हो जाएगा, K कैप डॉट K कैप करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 3K कैप डॉट 4K कैप कितना हो जाएगा? 3 × 4 12 हो जाएगा, K कैप डॉट K कैप 1 हो जाएगा। तो यानी कि वर्क डन हो जाएगा 12 जूल, एंड दैट्स द आंसर। तो देखो इतनी छोटी सी बात थी, मतलब जो वर्क डन का जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है, डायरेक्ट उसी डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। बट इस क्वेश्चन में बच्चे कहाँ फंसते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने में फंस जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस लेसन में टोटल है 23 क्वेश्चंस। अभी हम पहुंचे हैं सिर्फ 11वें क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स हम कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो में, विच विल बी द पार्ट 2 वीडियो ऑफ वर्क एनर्जी पावर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस वीडियो में चूंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए हमें टाइम काफी ज्यादा लग गया, इसीलिए एक ही वीडियो को 3 घंटे तक या 4 घंटे तक चलाएं। इससे अच्छा था कि इसे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दें। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लोगों ने ये 11 के 11 क्वेश्चंस मेरे साथ साथ समझे होंगे, मेरे साथ साथ सॉल्व भी किए होंगे, और इसी जोश के साथ बने रहो। पार्ट 2 के लिए जल्दी ही लेकर आती हूं अगला वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस,
notes, NCERT solutions, sample papers, and online tests absolutely free of cost. LearnoHub क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है LearnoHub नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ LearnoHub। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है LearnoHub स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। LearnoHub फ्री है पर बेस्ट है।